हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने पीछे का जो भी अभी तक हमने चीज़ें कवर की हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ऑल द मेथड, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सबका रिवीजन भी कर लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है और सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पर आपको आई टैब में प्रीवियस सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, कि आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और आगे चल के हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें क्या करना है, एक इक्वेशंस का सिस्टम कंसिडर करना है। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये कितनी भी हो सकती हैं, हमने यहाँ पर तीन कंसिडर की हैं, 2 3 4 5, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तीन इक्वेशंस हैं और इसमें तीन हमारे अननोन्स हैं। अननोन्स का मतलब जो हमारी वेरिएबल्स हैं, यानी कि x, y और z। ये जो आपके a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3, ये सब हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन में जो अननोन्स है वो क्या है, x, y और z। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x, y और z का वैल्यू निकालना है। क्या मतलब है इसका, देखो हमने बचपन में 11th क्लास में, 12th क्लास में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हमारा एम क्या होता है, हमारा एम होता है एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब हमारा जो सिस्टम है ये बड़ा हो गया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, 4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशंस हैं। ठीक है, जो हमने अभी पीछे हमारी रिप्रेजेंटेशन देखी थी, a1, a2, a3 कॉन्स्टेंट्स, b1, b2, b3 कॉन्स्टेंट, c1, c2, c3 कॉन्स्टेंट, d1, d2, d3, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन होंगी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब यही काम हम इन दो इक्वेशंस पे करते थे तब तो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते थे आराम से, लेकिन तीन इक्वेशन में हम ये मेथड नहीं लगा पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब हमारे पास दो से ज्यादा इक्वेशन हो और दो से ज्यादा अननोन वेरिएबल हो, भाई इक्वेशन भी ज्यादा हो गई, वेरिएबल भी तीन है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हमें सॉल्व करना हो तब हम यूज करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो इट इज ऑब्वियस कि हमें मैट्रिक्स का ही कुछ यूज करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे मैट्रिक्स नोटेशन में। क्या किया हमने, ये जितने भी हमारे एलएचएस में कॉन्स्टेंट्स थे इनका एक मैट्रिक्स बना दिया, जितने भी हमारे ये अननोन्स थे इनका एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिया, और राइट साइड में जो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स है इनका हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। अब चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, हम जब इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से ये मिल जाएगा, और जब इसको इक्वल रखेंगे तो वापस से ये मिल जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया, A, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया x और इसको हमने नाम दिया b। तो ये हमारा इक्वेशंस का मैट्रिक्स नोटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसा आ गया, ax इज इक्वल टू b। यहाँ पे a मेरा क्या है, a एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x क्या है,
कॉलम मैट्रिक्स है अननोन्स का। कॉलम मैट्रिक्स क्या बताया था, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो जो हमारे अननोन्स थे यानी कि एक्स वाई जेड, ये एक्स है उनका कॉलम मैट्रिक्स, और बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ दी कॉन्स्टेंट्स। D1 D2 D3 कॉन्स्टेंट्स होंगे ना, ये हमारा कॉन्स्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अभी पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो कि होता क्या है, किस किस तरीके से चीजें करनी होती हैं। उसके बाद जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब ये चीजें हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखो होता क्या है, जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स का, कॉन्स्टेंट्स का जो कॉलम मैट्रिक्स है, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, अगर वो सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाए तो मेरा बी पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो यानी कि जो ax इज इक्वल टू बी था वो ax इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो अगर मेरा बी पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। जो मेरी लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसी हो गई, वो होमोजीनियस हो गई। यानी कि अगर मेरा RHS में पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होंगी। ठीक है, केस 2 क्या है कि अगर ये जो मेरा D1 D2 D3 है उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ, या तो D1 या D2 या D3, यानी कि B मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। D1 D2 D3 में से अगर कोई एक भी नॉन जीरो हो गया तो मेरा AX इज इक्वल टू B ही रह जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हमें करना क्या है कि सॉल्विंग द मैट्रिक्स AX इज इक्वल टू B मीन्स finding x, that is finding column matrix alpha beta gamma such that x is equal to x y z। इसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि मुझे इन x y z की वैल्यू निकालनी है, जो कुछ किस तरीके से आ जाएगी, x की वैल्यू अल्फा आ जाएगी, y की बीटा आ जाएगी और z की गामा आ जाएगी। ठीक है, द मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to b need not always have a solution। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो AX इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स है उसका हमेशा ही कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। हो सकता है उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है उसका यूनिक सोल्यूशन और हो सकता है कि उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो। यूनिक सोल्यूशन यानी कि एक सोल्यूशन, इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारे, और नो सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जितने भी टर्म्स मैं यूज कर रही हूं इन सबको हम आगे डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सोल्यूशन। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसका सोल्यूशन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसका सोल्यूशन है तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन शॉर्ट देखो, शॉर्ट में हम क्या कहेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पता करना होता है लीनियर इक्वेशन है कैसी। लीनियर इक्वेशन या तो होमोजीनियस होगी या फिर नॉन होमोजीनियस होगी। अगर AX इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बन रही है तो वो होमोजीनियस होगी, अगर AX इज इक्वल टू B की फॉर्म बन रही है तो वो नॉन होमोजीनियस होगी। हमें लीनियर इक्वेशन पता लग गई। नेक्स्ट बैकवर्ड आओ, अब क्या चाहिए हमें, सिस्टम मुझे पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि जिसका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इनकंसिस्टेंट मतलब कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब सोल्यूशन सिस्टम पता लग गया, कंसिस्टेंट है यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट है यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब नो सोल्यूशन है यानी कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, और अगर कंसिस्टेंट सिस्टम आ गया तो पता करना है कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं एक के अंदर एक, पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आराम से सब कुछ हो जाएगा। देखो जरा, देखो जब भी हमें इक्वेशंस गिवन होंगी, फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। सबसे पहला टास्क क्या है, ये जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें मुझे पता करना है कि ये होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। तो उसके लिए मुझे b को चेक करना है, b यानी कि D1 D2 D3 कितना है ये 0 1 0। तो क्या ये 0 है या फिर नॉन जीरो है, मुझे एक नॉन जीरो मिल रहा है ना, D2 मेरा नॉन जीरो है, इसका मतलब ये AX इज इक्वल टू B टाइप का बनेगा। तो ये सिस्टम, ये इक्वेशंस कैसी हो गई, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गई।
ठीक है। अगर मेरा ये भी जीरो हो जाता, ये भी जीरो हो जाता, तो हम इसको क्या कहते, तो ये मेरा बन जाता ax इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म का। यानी कि अब ये इक्वेशंस कैसी हो जाती, अब ये इक्वेशंस हमारी हो जाती होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता करना है। उसके मेथड्स हम आगे सीखेंगे कि जब हमें लीनियर इक्वेशन पता लग जाए कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो रैंक का यूज करके हम पता करते हैं कि जो मेरा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, और उसी रैंक के बेसिस पे हम पता करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन मिलेगा या यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए रैंक का टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे से करने आने चाहिए, एक्लॉन फॉर्म आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ये सभी टॉपिक्स बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको कोई भी डाउट आएगा ही नहीं। बहुत आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मेरा सिस्टम नॉन होमोजीनियस है तो उस केस में हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता करते हैं, और सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो कैसे पता करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को दोबारा देखना अगर समझ में ना आया हो तो, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।